हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ यशवी सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया अध्याय शुरू करूंगा, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसके पूर्व के वीडियो में हमने क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का जो 3 अध्याय कंप्लीट किया है वह था परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा उत्पादन लागत। अब उससे आगे बढ़ करके हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्में कैसे प्रतिक्रिया करती है, उनकी डिमांड कैसी होती है, उनकी सप्लाई कैसी होती है और डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इससे पहले हम जान लेंगे कि बाजार क्या होता है, बाजार का वर्गीकरण। नेक्स्ट अध्याय में आपकी एनसीईआरटी की बुक में बाजार और बाजार का वर्गीकरण नेक्स्ट अध्याय में दिया है, लेकिन जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यह बाजार का एक रूप है। तो हम इस अध्याय में बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि बाजार किसको कहते हैं, फिर बाजार के प्रकारों का थोड़ा सा चर्चा करके मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता पर। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे बाजार, मार्केट किसे कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जब भी हम या कोई भी सामान्य व्यक्ति बाजार शब्द का प्रयोग करता है तो हमारे दिमाग में एक ही धारणा आती है कि बाजार कोई स्थान है जहां पर ढेर सारी वस्तुएं हैं जिनको खरीदा और बेचा जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न होता है। यहाँ किसी स्थान विशेष को बाजार नहीं कहेंगे, बल्कि किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किसी भी क्षेत्र में फैले हुए हों, अगर उनके बीच उस वस्तु को क्रय और विक्रय करने के लिए प्रतियोगिता होती हो और उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से उन वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हों तो उन्हें बाजार कहते हैं। अर्थात हम ये जान गए कि बाजार कोई स्थान नहीं है, बल्कि बाजार जो होता है अर्थशास्त्र में वो वस्तु का बाजार होता है। तो इसी संबंध में हम परिभाषा जो है कि कुर्नो की देख लेते हैं कि कुर्नो ने बाजार को क्या कहा है। बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो, वरन ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य परस्पर स्वतंत्र संपर्क हो कि वस्तु की कीमतों में सुगमता तथा शीघ्रता से समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। अर्थात किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे अगर किसी वस्तु के लिए क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और उनके बीच आपस में प्रतियोगिता होती है क्रय विक्रय करने के लिए और उसके माध्यम से उस वस्तु की कीमत तय होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाजार। तो स्पष्ट रूप से आप जान गए कि बाजार जो होता है वह वस्तु का बाजार होता है। अब हम देख लेते हैं कि बाजार का वर्गीकरण, टाइप ऑफ मार्केट। बाजार जो होता है वो कई आधारों पे हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है प्रतियोगिता के आधार पे। प्रतियोगिता के आधार पे अगर हम बाजार को बांटेंगे तो हम मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। थोड़ा सा और इसका विस्तार करेंगे तो एकाधिकार और चौथा हो जाएगा एकाधिकार। इसके अलावा भी हम बांट सकते हैं अल्पाधिकार यानी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इस तरह से प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य तौर पे इसको हम 3 भागों में यहाँ पर बांटेंगे। अब अगर आधार हम बदल दें, जैसे सपोज करिए समय के आधार पर कर दें, तो समय के आधार पर
समय के आधार पे बाजार जो होगा वह मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटेंगे। एक अल्पकालीन, बाजार अर्थात बहुत कम समय का बाजार हो, ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली हैं, जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, ये वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। 3 के बाजार को हम इसको अति अल्पकालीन बाजार कर लेंगे। अति अल्पकालीन बाजार यानी ऐसी वस्तुओं का यह बाजार होता है जो वस्तुएं बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। सेकंड हम देखेंगे अल्पकालीन बाजार। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अति अल्पकालीन बाजार में आपने देखा कि इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जबकि अल्पकालीन बाजार में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अति अल्पकालीन बाजार की तुलना में टिकाऊ होती हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अति अल्पकालीन बाजार में जैसे दूध है, मछली है, अंडा है, इनकी सप्लाई का जो है योगदान कीमत में नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 1 दिन या 2 दिन का बाजार है, दूध 50 लीटर बिकने के लिए आया है मार्केट में, कोई विक्रेता लेकर के आया है और उसकी डिमांड यानी खरीदार केवल 40 लीटर के लिए आते हैं, तो क्या स्थिति होगी? तो कीमत विक्रेता जो होगा वह हर हाल में उस दूध को बेच करके बाजार से निकलना चाहेगा, क्योंकि उसका दूध खराब होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कीमत निर्धारण में सप्लाई का रोल नहीं होगा, रोल किसका होगा? डिमांड का रोल होगा। जबकि अल्पकालीन बाजार में चूंकि टाइम मिल जाएगा, इसमें 1 महीने से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बाजार वस्तुएं होंगी वह थोड़ी टिकाऊ होंगी, तो परिणाम होगा इसमें सप्लाई और डिमांड यानी पूर्ति और मांग दोनों का रोल होगा, परंतु यहां भी मांग का रोल सप्लाई की तुलना में अधिक होगा। तीसरा बाजार जो हमारा है वह है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन बाजार ऐसी वस्तुओं का बाजार होता है जो पूर्ण टिकाऊ होती हैं। इसमें जो होता है पूर्ति की तुलना में, मांग की तुलना में पूर्ति का रोल अधिक होता है, क्योंकि जब समय लंबा हो जाता है, जैसे दूध का उदाहरण हमने दिया, अगर विक्रेता रोज लेके जा रहा है 50 लीटर और उसकी 40 लीटर ही बिक्री होती है, तो वो 2-4 दिन ऐसा करेगा, लेकिन जब लंबा टाइम हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि अब 40 लीटर दूध ही ले जाएगा। अब सपोज करिए कि 50 लीटर ले गया था, नेक्स्ट डे से 70 लीटर दूध की डिमांड होने लगी और यह लगातार यह स्थिति रहेगी, तो परिणाम होगा कि उस विक्रेता को काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो अधिक कीमतों पर बेचेगा, तो उसके आसपास के लोग भी उस व्यापार में आएंगे, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी टाइम जब अधिक होगा तो सप्लाई का इंपॉर्टेंस अधिक होगा और डिमांड का कम होगा। चौथा बाजार आपका अति दीर्घकालीन है। अति दीर्घकालीन बाजार में डिमांड का रोल कीमत निर्धारण में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यह अति अल्पकालीन की विपरीत स्थिति है। यहाँ पर बिल्कुल हम जो है सप्लाई को चेंज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, पूरी तरह हम पूर्ति को बदल सकते हैं, जरूरत पड़ी तो घटा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डिमांड का रोल नहीं होता है, रोल किसका होता है? सप्लाई का होता है। तो इसी तरह हम क्षेत्र के आधार पर अगर बाजार को बांटे तो क्षेत्र के आधार पर भी बाजार को हम
यहाँ पर इस चैप्टर में मुख्य तौर पे हमको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन आप जब भी बाजार के बारे में पढ़ेंगे या पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि पढ़ क्या रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है क्या, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो समय के आधार पे हमने देखा 4 भागों में बांट लिया। अब क्षेत्र के आधार पे देखेंगे तो हमारा बाजार जो होगा वह स्थानीय बाजार हो जाएगा। जो ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थानीय आधार पर बेची खरीदी जाती हैं, आपके पास जो हो, जो आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके आसपास ही उस वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता हो, तो उस वस्तु के बाजार को हम स्थानीय बाजार कहते हैं। सेकेंड, ऐसी वस्तुएं जिनका व्यापार जो एक ही राज्य के अंतर्गत होता है, तो उसे हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। प्रादेशिक स्थानीय बाजार में ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जो शीघ्र नष्ट होने वाली है, जिनकी सप्लाई हम बाहर नहीं कर सकते हैं, वो स्थानीय बाजार के अंतर्गत आएंगे। और प्रादेशिक बाजार ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी राज्य विशेष में ही उनका प्रचलन होता है, जैसे आपकी राजस्थान की टोपी हो गई या राजस्थान की चूड़ियां हो गई लाख की, जो राजस्थान की महिलाएं ही पहनती हैं। इसी तरह राजस्थान की पगड़ी जो होती है अधिकांश तौर पे राजस्थान के लोग ही पहनते हैं। इसी तरह आपकी पंजाबी पगड़ी हो गई, पंजाब के लोग अधिकांश तौर पे, तो इनका बाजार क्या होता है, प्रदेश स्तर पे ही होता है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रदेश स्तर पे उपयोग में लाई जाती हैं। अब तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार किसको कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जिनका व्यापार पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में होता है, ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। और चौथा जो लास्ट है, जिसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार ऐसी वस्तुएं जिनका व्यापार एक देश से दूसरे देश में भी होता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो, ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय बाजार कहेंगे। तो मुख्य तौर पे हम 3 भागों में बांटेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी हम जैसे मात्रा के आधार पे बांट सकते हैं, थोक बाजार, फुटकर बाजार। इसी तरह कानूनी वैधता के आधार पे भी बांट सकते हैं, प्रमाणित बाजार हो गया और चोर बाजार हो गया। इस तरह जैसे जैसे हम आधार बदलेंगे तो बाजार का वर्गीकरण भी बदल जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पे 3 आधार हमारे होंगे, क्षेत्र के आधार पे, समय के आधार पे, प्रतियोगिता के आधार पे। अब इसमें हमको जो इस चैप्टर में अध्ययन करना है वह अध्ययन करना है प्रतियोगिता के आधार पे। उसमें भी हमको मुख्य तौर पे अध्ययन करना है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखेंगे पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता कहते किसको हैं। तो इसको देखने के लिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बाजार की वह स्थिति जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता से तात्पर्य फर्में होती हैं, तथा कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। इसको सामान्य रूप से, सरल रूप में समझे तो हम ये कहेंगे कि ऐसी वस्तु जिसकी क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में हो, उनकी संख्या बहुत अधिक हो, और वो कैसी वस्तुओं का निर्माण करते हो? एक जैसी समरूप वस्तु, होमोजीनियस गुड्स का प्रोडक्शन करती हूं। अगर कोई ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता विक्रेता बहुत अधिक हो और वस्तुएं एक जैसी हो, तो कोई अकेला फर्म या विक्रेता जो होता है वह किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है।
क्योंकि अगर कोई विक्रेता जो है अपनी वस्तु की कीमत को बदलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर कीमत में वृद्धि करता है तो लोग क्या करेंगे? दूसरे विक्रेता के पास चले जाएंगे कि क्योंकि उसके समान ही वस्तु दूसरा विक्रेता बेच रहा है। और तीसरी जो इसकी, अगर वो घटाता है तो ऐसी स्थिति में उसको बेवकूफ कहा जाएगा, क्योंकि जो कीमतें प्रचलित हो गई हैं बाजार में, उस प्रचलित कीमत पर वो अपनी पूरी वस्तु को बेच सकता है। तो जब पूरी वस्तु को बेच सकता है तो क्यों ऐसा करेगा वह कि वह अपनी वस्तु की कीमत को कम करके अपनी प्रॉफिट को कम करेगा। आगे हम देखेंगे वह इसलिए भी संभव नहीं होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो फर्में होती हैं वो केवल सामान्य लाभ पे ही प्रोडक्शन करती है। जब सामान्य लाभ पे प्रोडक्शन करेंगी तो ऐसी स्थिति में अगर वो कीमत को घटा रही है, इसका मतलब अपना सामान्य लाभ भी छोड़ रही है। तो जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो कंपनी बंद करके कोई और काम करेगा। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में हों, समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हों और कीमतें जो होती हैं वह उद्योग द्वारा दी गई होती हैं। कोई भी अकेला विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम आगे देखेंगे कि जो मांग वक्र होता है किसी अकेली फर्म का, वह एक्स के समानांतर अर्थात पूर्ण लोचदार होता है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति है उसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने इसकी परिभाषा बताया है उसकी विशेषताएं उसकी परिभाषा में ही निहित है। हाँ, कुछ एडिशनल परिभाषाएं विशेषताएं हैं जो आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहली विशेषता ये आपने परिभाषा में देखा कि इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। तो वो हम इसको लिख देंगे। क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी हमारी विशेषता है वो भी हमारी परिभाषा में निहित है कि ये विक्रेता जो होता है, विक्रेता को हम फर्म भी बोल सकते हैं, ये कैसी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, कैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तो आपने परिभाषा में ही कहा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो सेकेंड आपका हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है? समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरी आपकी विशेषता थोड़ा सा हट करके है, थी उसी में, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वह अक्षरशः वही बातें परिभाषा में नहीं कही गई हैं, केवल उसका अर्थ उसमें निहित है। तीसरी विशेषता हो जाएगी कि जो फर्में हैं यानी जो विक्रेता हैं उनका प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी फर्म
इस जैसे उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वर्तमान युग में वो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम उत्पादन करेंगे, एक ही मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, फिर भी वो क्या करती हैं, वो विज्ञापन के माध्यम से, पैकेजिंग के माध्यम से अपनी वस्तु को अलग दिखाती हैं, ये शो करती हैं कि उनकी वस्तुएं एक जैसी नहीं है बल्कि अन्य वस्तुओं से अलग है। तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के को ले रहे हैं, जहां किसान जो होता है वह श्रेणीकरण नहीं कर पाता है। तो गेहूं के बाजार को अगर हम ले लें तो इसमें कोई भी किसान गेहूं का उत्पादन कर सकता है, और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर या गेहूं उत्पादन से हट सकता है। तो इसमें फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, यानी फर्में जो है स्वतंत्र रूप से आ सकती हैं और स्वतंत्र रूप से जा सकती हैं। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। ये तीन मुख्य विशेषताएं हैं। इन तीन मुख्य विशेषताओं के आधार पर चैम्बरलिन ने कहा, अगर ये तीन विशेषताएं उपलब्ध हो तो उसको चैम्बरलिन ने कहा था कि ये शुद्ध प्रतियोगिता है। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता में इन तीन विशेषताओं के अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वास्तविक जगत में व्यवहारिक रूप से नहीं पाई जाती है। ये जो शुद्ध प्रतियोगिता है, ये तीन विशेषताएं कुछ सेक्टरों में मिल सकती है, बहुत सीमित क्षेत्रों में मिलती हैं, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वह वास्तविक जगत में नहीं मिलता है। यह केवल एक काल्पनिक स्थिति है जिसको प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्री अनेक सुझाव देते हैं। कुछ और इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमने कहा था कि कीमतों पर किसी एक विक्रेता का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि कीमतें जो होती हैं पूरे, जो जैसे हमने गेहूं का लिया तो कोई एक गेहूं का विक्रेता निर्धारित नहीं करेगा, वरन ऐसा होगा कि जो गेहूं के सभी विक्रेता हैं उनकी सप्लाई कितनी हो रही है और उनकी डिमांड कितनी हो रही है, इसके आधार पे उस गेहूं की कीमत निर्धारित होगी, और उस दी हुई कीमत पे सारे किसान जो है अपने गेहूं को सेल करेंगे। तो अर्थात कीमत कहाँ निर्धारित हुई, गेहूं के उद्योग में या गेहूं के बाजार में। तो कोई भी फर्म या विक्रेता जो होता है वह कीमत पर नियंत्रण नहीं रखता है। कीमतों पर फर्म का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि ये जो कीमतें होती हैं वह बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर तभी ये पूर्ण प्रतियोगिता पूरा नहीं होगा, अगर ये सारे कंडीशन पूरा हो, लेकिन 2 किलोमीटर दूर जो है क्या कीमत है इसका ज्ञान कंज्यूमर को नहीं है, तो वह 2 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ेगा, वो जहां है वहीं से कीमतें खरीद लेगा। जैसे बाजारों में आपने अक्सर देखा होगा, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, जो बाजार में सब्जी की सबसे पहले दुकान, आपने सब्जी खरीद लिया, आपको पता नहीं है कि अंदर वाली दुकान में सब्जी से सस्ती आधे दाम पे मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में भी बाजार पूर्ण नहीं कहा जाएगा। पूर्ण तब कहा जाएगा जब आपको पता हो कि बाजार के बाहर जो दुकान है उसमें कितनी कीमत है और बाजार के अंदर जो है उसमें कितनी कीमत है, तब वह पूर्ण बाजार कहलाएगा। तो आपकी पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी कि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब कीमतें जब इस स्थिति में अगर कंपटीशन इतना अधिक होगा कि क्रेता विक्रेता बहुत अधिक है, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर आ सकता है इसमें और बाहर जा सकता है, कीमत पर किसी अकेली फर्म का नियंत्रण नहीं है, उपभोक्ता भी जानता है कि कीमत किस बाजार में कितनी कीमत है उस वस्तु की। तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होगा किसी फर्म का वह कैसा होगा? पूर्णतया लोचदार होगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का मांग वक्र होता है पूर्ण लोचदार होता है। तो ये 6 मुख्य विशेषताएं हो गई पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। अब हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी